तो हम लोग नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और जब भी सेशन शुरू होता है तो ये बात माइंड में ज़रूर रखिए कि हम बेहतर करेंगे। बेटा अगर देखने में यहाँ दिक्कत हो तो यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से बहुत पास हो जाएगी ना, एक बेंच पीछे बैठ जाओ। तो हमेशा पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन पाएंगे, तभी कोई भी सक्सेस आपको मिलेगी। तो बिल्कुल पॉजिटिव टोन में, पॉजिटिव मूड में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पीछे क्या गलतियां हुई हैं उनको कैसे सुधार किया जाए वो भी देखिएगा, लेकिन गलतियां के चक्कर में ये मत सोचेगा कि ये हो गया वो हो गया वो हो गया। अभी पॉजिटिव टोन में रखना है ना। तो नया सेशन शुरू करते हैं और पूरे जोशो खरोश उत्साह से और ढंग से पढ़ना है। कोचिंग की पढ़ाई के बाद मिनिमम 6 घंटे की सेल्फ स्टडी तब तक जरूर करिए जब तक कोचिंग चल रही है, और जब कोचिंग बंद हो जाएगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो सेल्फ स्टडी के घंटे डबल कर देने हैं, फिर 12 घंटे पढ़ने लगने हैं, ठीक है। अभी 6 घंटे, बाद में 12 घंटे पढ़ना है, ठीक है। एग्ज़ाम के बारे में आपको सब कुछ पता है कि नीट का एग्ज़ाम क्या है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, वो सब कहानी आपको पता है, ठीक है। शुरू किया जाए। तो हम लोग शुरू करेंगे आज ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 11th की एनसीईआरटी में लास्ट यूनिट है। और इस लास्ट यूनिट में कितने चैप्टर हैं तो आपको पहले से ही पता है कि इसमें 6 चैप्टर है। बेटा यहाँ बैठ जाओ, इसमें 6 चैप्टर्स हैं। और हाँ बैठ जाओ। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। अगर हम वेटेज वाइज देखें तो लगभग लगभग सभी चैप्टर से दो दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अगर हम दो दो क्वेश्चन देखेंगे तो 12 क्वेश्चन आएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज इस यूनिट का है। सबसे अच्छी चीज़ जानते हो क्या है? 4 यूनिट के नाम याद रखिएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स। ये ऐसी 4 यूनिट हैं जहाँ से क्वेश्चन डिजाइन होकर के आता है। डिजाइन सवाल यदि आपका सही है, क्योंकि रटने वाले सवाल तो सबके सही हो जाते हैं, डिजाइंड क्वेश्चन सिलेक्शन ही आपका कराएगा। तो 4 जगह से क्वेश्चन डिजाइन होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, प्लांट फिजियोलॉजी से, जेनेटिक्स से और रिप्रोडक्शन से, या एक और यूनिट मान लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। तो कुल 5 यूनिट हैं जहाँ से क्वेश्चन डिजाइन ज़्यादा होता है, एग्जामिनर उसमें दिमाग लगाता है। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये इसका वेटेज मोटा मोटा 10 to 12 क्वेश्चन का है, ठीक। अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है इसी साल से। हमेशा होता था कि जो यूनिट होती थी वहाँ ये जो लिखा हुआ था इसको हम लोग नहीं पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ा जाता था, कभी नहीं पढ़ रहे थे। इस बार एक क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आ गया है। इस पैराग्राफ का मतलब जो सेल वाली यूनिट है उसमें भी इस प्रकार का पैराग्राफ एक लिखा हुआ है, उससे एक क्वेश्चन आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये पैराग्राफ भी हमको पढ़ना है, तो ये पैराग्राफ भी हम लोग पढ़ेंगे। जो साइंटिस्ट दिए हैं इनसे भी क्वेश्चन आया है इस बार एक क्वेश्चन। तो आपको 10 पैराग्राफ और 10 साइंटिस्ट पढ़ने हैं। उसके बाद फिर रियल में क्या होगा, चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा लेते हैं, किस पर, इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहले हम कुछ समझा देते हैं, उसके बाद फिर इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो जो कुछ मैं लिख रहा हूं उसे जरा लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं। जो कुछ भी लिख रहा हूं उसे लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं।
कुछ दिखने में दिक्कत, स्पेलिंग में थोड़ी 2-4 दिन की दिक्कत, फिर आप समझ जाओगे कि हम आर कैसे बनाते हैं, एन कैसे बनाते हैं और टी कैसे बनाते हैं। वहां तक हो गया था। हो गया बेटा, शुरू करें। छूट रहा है क्या कुछ? हाँ बताओ, छूट रहा? शुरू करें। देखो लिखा क्या है। पहला सवाल यह है कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, अगर आप उनको समझने का प्रयास करते हो तो ब्रांच कौन सी होती है? बायोलॉजी। लेकिन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग फिनोमेना को समझने के बहुत सारी अप्रोच हैं। जैसे 2 अप्रोच का यहाँ डिस्कस किया गया है। हाँ, बहुत सारी अप्रोच। एक अप्रोच है रिडक्शनिस्ट अप्रोच, इसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं, और दूसरी है सिस्टम बायोलॉजी। इसी साल नीट 2025 में ये क्वेश्चन आया है। इसी साल ये क्वेश्चन आया है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो अगर इस साल ये आया है तो ये भी तो पता होना चाहिए कि सिस्टम बायोलॉजी क्या है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में रिडक्शनिस्ट अप्रोच और सिस्टम बायोलॉजी की जो अप्रोच में अंतर है उसको एक्सप्लेन किया गया है। क्या है? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग फॉर्म को अगर समझना है तो बायोलॉजी, और बेसिकली 2 प्रकार से, एक कौन सा? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी अप्रोच, और एक कौन सा? सिस्टम बायोलॉजी अप्रोच। तो यहाँ कंपेयर किया गया है कि क्या अंतर है। तो देखें, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है? तो ऐसी कोई भी अप्रोच जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाए बायोलॉजी को समझने के लिए। समझना क्या है? बायोलॉजी, और इस्तेमाल किसका करना है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट का यूज करके
बायोलॉजी या लिविंग फिनोमेना को समझा जाए तो उसी को कहते हैं फिजिको केमिकल अप्रोच। और फिजिको केमिकल अप्रोच अगर हुई तो उसी का नाम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी टू एक्सप्लेन क्या लिविंग फिनोमेना। ये वास्तव में क्या यूज करते हैं, तो ये या तो लिविंग सर्वाइवल का मतलब लिविंग टिश्यू मॉडल यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं सेल फ्री सिस्टम। अब ये कौन सी चीज है, तो जब कभी किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को सेल के बाहर कराया जाए तो उसको सेल फ्री सिस्टम कहते हैं। और वही मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होती है, लिविंग कंडीशन में अंदर भी होती है। तो किसी पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू मॉडल को या तो यूज कर लेंगे या क्या यूज कर लेंगे सेल फ्री सिस्टम पर यूज कर लेंगे। और समझते क्या हैं, तो समझते ये हैं कि मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है तो इसको और जितना छोटा कर सकते हैं, छोटे से छोटे मॉलिक्यूल पर जा करके समझेंगे कि ये करैक्टर क्यों आ रहा है। तो अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल पर जाकर समझेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अप्रोच है। तो मॉलिक्यूल के लेवल पर बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाए तो उसी को कहते हैं क्या, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो चाहे कहो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अप्रोच, चाहे कहो फिजिको केमिकल अप्रोच, और चाहे क्या कहो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, चीज एक ही है। क्या, जब कभी किसी मॉलिक्यूल के लेवल पर बायोलॉजी की किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, या उसी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अप्रोच, या उसी को फिजिको केमिकल अप्रोच। इसका मतलब है फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट या क्या यूज किया गया, टेक्निक यूज की गई, किसको समझने में, बायोलॉजी को समझने में। अच्छा, फिर आता है चूंकि हम फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जगह क्या लिख दिया गया, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी लिख दिया गया। कह रहा मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी बिल्कुल वैसे ही है यदि आप क्या समझो, बायोकेमिस्ट्री समझो और क्या समझो, बायोफिजिक्स समझो, तो आप किस पर काम करने लगे, फिजियोलॉजी किस लेवल पर समझोगे, मॉलिक्यूलर। तो अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर फिजियोलॉजी समझना चाहते हो तो क्या समझो, बायोकेमिस्ट्री समझो, बायोफिजिक्स समझो। ये भी किसका पार्ट है, ये भी रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का पार्ट है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों को ये बहुत सही नहीं लग रहा था। सबके अपने अपने मत है। कुछ वैज्ञानिकों का क्या मत है, कुछ वैज्ञानिकों का मत ये है कि एक ऑर्गेनिज्म है, आप होल ऑर्गेनिज्म को एक साथ देखो, एक एक मॉलिक्यूल आप अलग अलग देखोगे तो प्रॉपर्टी आपको अलग अलग मिलेगी। आप होल ऑर्गेनिज्म देखो तो होल ऑर्गेनिज्म की जो अप्रोच है उसको ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे भी सहमत नहीं हुए। तो वैज्ञानिकों के मन में अभी भी डाउट है कि लिविंग फिनोमेना को एक्सप्लेन कैसे किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच मतलब होल ऑर्गेनिज्म वाली बात समझो, कुछ लोग कह रहे हैं रिडक्शनिस्ट मॉलिक्यूलर वाली अप्रोच, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, इन दोनों से भी हम लिविंग फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो फिर लोगों ने कहा करेंगे क्या, तब नई बात आई। वो नई बात ये है, आगे काम करते हैं कि किसी लिविंग फिनोमेना को अगर आप समझना चाहते हो तो आप ये समझो, इमरजेंट प्रॉपर्टी समझो। कहा ये कौन सी चीज है, तो देखो ये कौन सी चीज है। इधर देखिए, मान लेते कोई मॉलिक्यूल ए है, मान लेते कोई मॉलिक्यूल बी है। इस ए मॉलिक्यूल की अपनी प्रॉपर्टी होगी, बी मॉलिक्यूल की अपनी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाएं और बन जाएं ए बी, तो ए बी की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी कि नहीं होगी। तो कह रहा है आप ए बी को देख रहे हो, ये इन दोनों मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से हुआ है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन अगर दोनों को मिला के क्या बना दिया जाए H2O, तो प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। तो कह रहे हैं कि जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, या कंपोनेंट का क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, तो नई प्रॉपर्टी बनती है। उस नई प्रॉपर्टी को क्या कहते हो, इमरजेंट प्रॉपर्टी। और वही क्या है, लिविंग फिनोमेना है। हमारे शरीर का एक एक मॉलिक्यूल अलग कर दिया जाए तो क्या उसके अंदर शरीर की कोई प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं मिलेगी। और सारे मॉलिक्यूल जुड़ गए तो पूरी बॉडी बन गई, सब कुछ दिख रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि जो इमरजेंट प्रॉपर्टी है वही वास्तव में क्या है, लिविंग फिनोमेना है। और इमरजेंट कैसे आता है, जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल या कंपोनेंट आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो नई प्रॉपर्टी बनती है।
तो नई प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इमर्जेंट प्रॉपर्टी। तो इमर्जेंट प्रॉपर्टी से लिविंग फिनोमेना को अगर एक्सप्लेन किया जा रहा है तो ये कौन सी बायोलॉजी है? और अगर मॉलिक्यूल के लेवल पर एक्सप्लेन किया जा रहा है तो वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। और होल ऑर्गेनिज्म अगर ले रहे हैं तो ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच है। अगर ऑर्गेनिज्म एज ए होल ले रहे हो तो कौन सी अप्रोच है? ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच है। तो मोटा मोटा देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा। पहला सवाल ये बताओ, यदि किसी लिविंग फिनोमेना को मॉलिक्यूलर लेवल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की मदद से एक्सप्लेन किया जाए तो उसको क्या कहोगे? तो उसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहोगे। यदि किसी लिविंग फिनोमेना को इमर्जेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू इंटरेक्शन के नाते एक्सप्लेन किया जाए तो क्या कहोगे? तो उसको सिस्टम। तो सिस्टम बायोलॉजी और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का अंतर क्लियर हो गया। रिडक्शनिस्ट वाला इसी साल सवाल आया है, हो सकता है अगले साल क्या आ जाए? सिस्टम वाला आ जाए। एक बार एनसीईआरटी से पैराग्राफ आप पढ़ो, फिर हम पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी है आपके पास? अच्छा, इनके साथ बैठ जाओ। एक बार पढ़ो बेटा, एक बार आप लोग पढ़ लें, फिर अभी हम पढ़ाते हैं आपको। और पलटो और पलटो और पलटो और पलटो, इधर को इधर, हाँ, और पलटो और पलटो, बस ये मिला। तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के या हेलिकल स्ट्रक्चर हैं न्यूक्लिक एसिड के, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो कहोगे सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज के हैं। ठीक है, चलो देखो एनसीईआरटी में इसी पैराग्राफ को हाईलाइट करो। रिडक्शनिस्ट अप्रोच किसकी? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म रिजल्ट इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट और क्या टेक्निक। मेजॉरिटी ऑफ दीज स्टडीज क्या इंप्लाई करती हैं? तो हाईलाइट करो, या तो सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल यूज कर लेती हैं, या क्या यूज करती हैं, या सेल फ्री सिस्टम यूज कर लेती हैं। कह रहा जब एक्सप्लोजन होगा नॉलेज का, ये तो मतलब उत्साह में लिख दिया है, ज्ञान का विस्फोट। का विस्फोट भैया? तो ज्ञान का जब विस्फोट होगा तो कहाँ पहुंच जाओगे? कहाँ पहुंच जाओगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसी नाते फिर क्या लिख दिया? मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी। ये बिल्कुल कैसी है? तो मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी अगर समझना चाहते हो तो आपको क्या देखना पड़ेगा? बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स। लेकिन बहुत सारे लोग ये रियलाइज कर गए कि ना तो प्योर कौन सी अप्रोच और ना ही प्योर कौन सी रिडक्शनिस्ट मॉलिक्यूलर अप्रोच से पता चल पाएगा क्या? बायोलॉजिकल प्रोसेस या लिविंग फिनोमेना। तो अब ये टिक कर लो, ये 2026 में आ सकता है। क्या सिस्टम बायोलॉजी क्या कहती है? बताओ सिस्टम बायोलॉजी क्या कहती है? तो सिस्टम बायोलॉजी कहती है कि ऑल, यहां से हाईलाइट करो, ऑल लिविंग फिनोमेना आर कौन सी प्रॉपर्टी? इमर्जेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू इंटरेक्शन एमंग द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। इसके एग्जाम्पल दिए हैं, चाहे वो रेगुलेटरी नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल हो, ये भी इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, चाहे वो सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो सब के सब जगह क्या हो रहा है? ईच क्रिएट ए इमर्जेंट प्रॉपर्टी। फिर यहां से लेके यहां तक ये काम का नहीं है। इसमें कहा है इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, उससे क्या मतलब है क्या पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया बेटा, यहां सवाल क्लियर है। तो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझ लिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कितने चैप्टर पढ़ना है? ब्रीदिंग है, बॉडी फ्लूइड, स्किट्री, लोकोमोशन, न्यूरल और केमिकल। वेटेज वाइज लगभग सबसे 2-2 क्वेश्चन आएंगे, कभी कभार कम ज्यादा हो जाते हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज है इसमें। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में भी 4 लाइनें देख लेते हैं ना।
एनसीईआरटी में ही हाईलाइट करें। नाम क्या है? अल्फांसो कार्टाई। अल्फांसो तो एक आम की वैरायटी होती है, नहीं होती है? हाँ, तो उसी से इनका नाम रख दिया गया होगा, या तो आम खाने बहुत शौकीन होंगे ये कौन थे बेटा? कौन से थे? ये इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। इनका जन्म कब हुआ? 1822। वैसे अभी तक किसी भी साइंटिस्ट की डेट ऑफ बर्थ पूछी नहीं गई है, लेकिन भैया एग्जामिनर के मूड की बात है, कुछ भी पूछ सकता है। कार्टाई ने अपने जीवन की शुरुआत, इनका साइंटिफिक कैरियर क्या शुरू किया? तो इन्होंने शुरू में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था बेटा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। लेकिन बाद में इनको मजा नहीं आया और इन्होंने क्या पढ़ना शुरू कर दिया? मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। अब रुक जाओ, इधर देखो जरा। हम लोगों का मैमल ऑडिटरी सिस्टम किसका बना है? तो मैमल ऑडिटरी सिस्टम में हमको मिलेंगे ईयर, हाँ या ना? और ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। और इनर ईयर के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वेस्टिबुलर एपरेटस और एक होता है कॉकलिया। क्या होता है? कॉकलिया। और कॉकलिया पे ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम बेसिलर मेम्ब्रेन है। और इसी बेसिलर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है आर्गन ऑफ कार्टाई। तो उस आर्गन का नाम आर्गन ऑफ कार्टाई रखा गया इनके सम्मान में, क्योंकि खोजा किसने था? इन्होंने ही। तो देखो क्या किया, 1851, ये ईयर पूछ सकता है आपसे, 1851 इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया जो कहां लोकेटेड था बेटा? कहां लोकेटेड था? बेसिलर मेम्ब्रेन पर। और बेसिलर मेम्ब्रेन कहां थी बेटा? कॉकलिया। और उसमें पाए जाते थे क्या? हेयर सेल, जो किसको किस में कन्वर्ट करते थे? तो साउंड को में कन्वर्ट कर देते थे नर्व इंपल्स में। उसी आर्गन का नाम क्या रखा गया? आर्गन ऑफ कार्टाई। और बेचारे कब खत्म हो गए? 1888। तो 3 क्वेश्चन आपसे यहां मिलेंगे। एक सवाल सुनो, अभी लिख लेना, सुनो सुनो, अभी लिखने का टाइम देंगे। अभी देख लो, पहले तो नाम याद कर लो। अल्फांसो कार्टाई कौन थे? इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। कब जन्म हुआ? 1822। पूछेगा नहीं। फिर क्या शुरुआत में काम क्या कर रहे थे? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बाद में किस पे काम करने लगे? मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। इन्होंने कब पेपर प्रेजेंट किया? 1851 में। और किस स्ट्रक्चर के बारे में? तो एक स्ट्रक्चर था जो किस पर पाया जाता था? तो वो पाया जा रहा था कॉकलिया की बेसिलर मेम्ब्रेन। और उसमें क्या थे? हेयर सेल, जो किसको किस में कन्वर्ट करते थे? तो साउंड वाइब्रेशन को नर्व इंपल्स में। उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा गया? आर्गन ऑफ कार्टाई। तो आर्गन ऑफ कार्टाई कहाँ है? बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ क्या? कॉकलिया। तो ये इतना जरा लिख लो बेटा, वहीं लिख लो। मिटा दे इसको। चलिए, तो अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमको 6 चैप्टर पढ़ने हैं और पहला चैप्टर इसमें कौन सा है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो अब हम लोग रियल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14,
ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है तो बगैर हेडिंग के एक पैराग्राफ लिखा रहता है, सभी चैप्टर में लिखा रहता है, किस्म कम किस्म ज़्यादा होता है। ये पैराग्राफ वास्तव में इंट्रोडक्शन का है, तो यहाँ हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में लिखा क्या है पहले हम लोग उसको समझेंगे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी से उसको डिक्टेट कर लेंगे। जो आपको हमने प्रिंटेड नोट्स दिया है उसमें भी एज सच यही लिखा हुआ है। शुरू करें, तो चैप्टर का नाम डालिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज और हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन। हेडिंग इंट्रोडक्शन। अभी लिखना नहीं, केवल देखना, ठीक है? लिखने का टाइम देंगे, आराम से लिख लीजिएगा। ये बताओ, हम सब लोग जीवित हैं क्योंकि हम सब लोगों में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो जो खाते पीते उसी से तो एनर्जी मिलती है। जो खाते पीते हैं उसी से एनर्जी मिलती है। तो जो खाते पीते उसमें देखो क्या होता है, उसमें पाए जाते हैं ग्लूकोज। अभी लिखिएगा नहीं, उसमें पाए जाएंगे अमीनो एसिड और क्या मिलेगा? फैटी एसिड। हम सब लोग इन सारे मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करते हैं। बस ब्रेकडाउन डायरेक्ट नहीं करते हैं, सीधे ग्लूकोज तोड़ के एनर्जी नहीं निकालते हैं। ग्लूकोज से पहले ग्लाइकोलिसिस करते हैं, फिर क्रेब्स साइकिल चलाते हैं, फिर ईटीएस बनता है होता है, फिर एटीपी बनते हैं, फिर एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, तब एनर्जी मिलती है। तो अंततः एनर्जी हमको मिलेगी डायरेक्ट की इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन करेंगे और हमको क्या मिल जाएगी? हमको एनर्जी मिल जाएगी। और इसी एनर्जी का हम कहां यूज करेंगे? एक्टिविटी में यूज करेंगे। जीवन ऐसे चल ही रहा है, लेकिन इतना आसान ये है नहीं। ब्रेकडाउन जहां कहीं होता है उसको कहते क्या है? तो हो ये रहा है कि हम लोगों के शरीर में चल रही है कैटाबोलिक रिएक्शन, जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड या सिंपल मॉलिक्यूल का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और उसी से हमारे शरीर की क्या होती है? एक्टिविटी होती है। बस दो शर्तें हैं इस रिएक्शन की। एक शर्त यह है कि इसको O2 चाहिए। अगर O2 नहीं होगी तो ये ब्रेकडाउन उतना बेहतर नहीं हो पाएगा, उतना एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो O2 चाहिए। और दूसरी शर्त है कि यहां से क्या बनेगा? CO2। ये हार्मफुल होगा। अब अगर कोई चीज हार्मफुल है तो उसका क्या करोगे? उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो CO2 को रिमूव आउट करना होगा और O2 को प्रोवाइड करना होगा। अगर चाहते हो कि एनर्जी हमको हमेशा मिलती रहे तो हमको दो काम करने पड़ेंगे। एक, हमको कंटिन्यूअस क्या देना पड़ेगा? O2 देना पड़ेगा और कंटिन्यूअस CO2 रिमूव करना पड़ेगा। अगर देना बंद कर दोगे तो भी प्रोसेस बंद हो जाएगी और निकालना बंद कर दोगे तो भी प्रोसेस बंद हो जाएगी। अब सवाल है कि O2 लाओगे कहां से? कहां से लाओगे? तो भाई तो O2 एक ही जगह मिलेगी। कहां मिलेगी? और CO2 छोड़ोगे बेटा कहां? ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेयर से O2 लेके शरीर को दे दी जाए
और उसी प्रोसेस शरीर में बनने वाली CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाए, उसी प्रोसेस का नाम ब्रीदिंग, या इसको क्या कह सकते हैं, रेस्पायरेशन भी कह सकते हैं। बस इसमें जो प्रोवाइड है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोवाइड होना चाहिए, और कंटिन्यूअस ही क्या होना चाहिए, रिमूवल होना चाहिए। तो फिर से सुनते हैं, हम लोगों के शरीर में सेल के अंदर कैटाबोलिक रिएक्शन या इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, फैटी एसिड का। हमको मिलती क्या है, तो हमको मिलती है एनर्जी, और उसी से क्या चलती हैं, एक्टिविटी। लेकिन एक समस्या है, इस इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और इसमें एक हार्मफुल चीज बन जाती है जिसका नाम CO2 है। तो हमको दो काम करने पड़ेंगे, कंटिन्यूअस क्या देना पड़ेगा, O2 देना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस CO2 रिमूव करना पड़ेगा। तो कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होनी चाहिए, ऐसी कोई भी मैकेनिज्म जो हमारी सेल को या बॉडी को O2 प्रोवाइड करे और वहां से CO2 को रिमूव करे, उसी प्रोसेस का नाम क्या होगा, ब्रीदिंग, या बोल चाल में क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन बड़ी चीज है। रेस्पायरेशन का एक स्टेप है क्या, ब्रीदिंग। लिखो, शुरू करें। सबने लिख लिया बेटा, शुरू करें। देखो, ये बताओ कि हम लोग पानी में अगर डूब जाएं तो डेथ हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम लोग पानी में सांस नहीं ले पाते, ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास लंग्स हैं, और लंग्स में O2 CO2 एक्सचेंज का सिस्टम ये है कि ये एयर से ले सकते हैं। लेकिन उसी पानी में फिश है और वो नहीं मर रही है, क्यों? उसके पास गिल हैं, और गिल की खास बात क्या है कि वो वाटर में जो O2 होती है उसी को ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, दुनिया में जितने भी एनिमल हैं सबका एक टारगेट है, O2 लेना, CO2 छोड़ना। तो जब टारगेट सबका एक है तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग सबकी एक होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं। फिश गिल से करती है, हम लोग लंग से करते हैं। ऐसा क्यों है? सब लोग अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग क्यों कर रहे हैं? सबको एक ही तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि सबका टारगेट क्या है, एक ही टारगेट है। तो अलग अलग एनिमल का ब्रीदिंग का मैकेनिज्म या रेस्पिरेटरी ऑर्गन कह सकते हो, अलग अलग होता है। क्यों? दो मेन कारण है। पहला कारण, अलग अलग एनिमल अलग अलग जगह रहता है। जैसे जो पानी में रहेगा उसको गिल से सांस लेना पड़ेगा, और जो हवा में रहेगा, जमीन पे रहेगा, उसको लंग सांस लेना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं हैबिटेट। तो अलग अलग एनिमल का क्या है, हैबिटेट अलग अलग है। अच्छा, एक और बात, जितने लोग हवा में रहते हैं क्या सबके पास लंग्स हैं? ऐसा भी नहीं। जैसे देखो, हम लोग हवा में रह रहे हैं, जमीन पे हैं, लंग से सांस ले रहे हैं। काकरोच भी तो रह रहा है, क्या काकरोच के पास लंग्स हैं? नहीं है। उसके पास क्या है? उसके पास ट्रेकियल सिस्टम है। तो क्या जितने लोग एक जगह रहते हैं वो भी एक तरीके से मैकेनिज्म है उनकी? उनकी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहाँ काकरोच कहाँ हम, उसके पास लंग्स बनाने की भी व्यवस्था ही नहीं हुई है, क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अलग है। तो कंक्लूसिव लाइन ये है, अलग अलग एनिमल का ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग होता है। क्यों? दो मेन कारण है। एक तो क्या अलग होता है, हैबिटेट अलग होता है, और एक क्या अलग होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है। तो पहली लाइन क्लियर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरिएबल इन एनिमल। कारण क्या है, हैबिटेट और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब आ जाओ एनिमल में। तो एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा से स्टेट होता है। तो पहले पोरीफेरा, फिर सीलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन, आयस्कहेल्मिन, एनलिडा,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। इसमें कार्डेटा को छोड़ दिया जाए तो इकाइनोडर्मेटा तक ये इनवर्टिब्रेट कहे जाते हैं, याद है। और कार्डेटा वाले उसमें से एक ग्रुप कौन सा आता है, वर्टिब्रेटा का ग्रुप आता है। तो जितने एनिमल हैं वो 3 कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। एक है लोअर इनवर्टिब्रेट, एक है हायर इनवर्टिब्रेट और एक कौन से हैं, वर्टिब्रेट। लोअर इनवर्टिब्रेट में देखो किनको रखा गया है, स्पंज को, सिलेंट्रेट को और फ्लैट वर्म। स्पंज का मतलब पोरीफेरा, सिलेंट्रेट का मतलब सिलेंट्रेटा और फ्लैट वर्म का मतलब प्लेटी हेलमेन। इन तीनों की खास बात देखो, इधर देखो, मान लेते ये स्पंज है तो ये वाटर में रहता है, एक्वाटिक एनिमल होता है ना। तो होता क्या है, सीधे बॉडी सरफेस से O2 अंदर आएगी और CO2 बाहर निकल जाएगी। अच्छा, ये सिलेंट्रेट का हाइड्रा है, इस टाइप का हाइड्रा बना होता है। ये भी तो कहाँ रहता है, वाटर में ही तो रहता है। सीधे O2 अंदर आएगी और सीधे CO2 बाहर निकल जाएगी, कहीं से भी कंप्लीट बॉडी। तो 3 लोगों में, स्पंज में, सिलेंट्रेट में और फ्लैट वर्म, प्लेटी हेलमेन में मैंने नाम लिख दिया है, कौन सा, प्लानेरिया, ये पानी में रहता है। इन तीनों में O2 CO2 का एक्सचेंज किससे होगा, सिंपल डिफ्यूजन। एक क्वेश्चन ये है किससे होगा, सिंपल डिफ्यूजन से होगा। और दूसरा सवाल ये है कहाँ होगा, कहाँ होगा, कंप्लीट या इंटायर बॉडी सरफेस। यहां से भी O2 अंदर, यहां से भी O2 अंदर, यहां से भी O2, कहीं से भी O2 अंदर, कहीं से भी CO2 बाहर, उसको क्या कहोगे, इंटायर बॉडी सरफेस। कौन सी प्रोसेस से होगा, सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन जैसे थोड़ा सुधार होगा, कहाँ जाएंगे, हायर इनवर्टिब्रेट। जैसे एनलिडा में क्या है, अर्थवर्म, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा, और भी आर्थ्रोपोडा यहाँ लिखा है। तो आर्थ्रोवर्म की अगर हम बात करें, देखो ऐसा अर्थवर्म होता है, इस टाइप का अर्थवर्म। कभी टच किए हो, कभी टच करने का मौका मिले, टच करना, तो काफी लुब्रिकेटिंग होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। इसका मतलब इसकी जो क्यूटिकल है, ये क्या है, क्यूटिकल, वो कैसी होगी, मॉइस्ट होगी। तो सीधे इसी से सीधे O2 अंदर आएगी, सीधे CO2 बाहर जाएगी। तो अर्थवर्म की जो बॉडी सरफेस है वो मॉइस्ट होती है और उसी से सीधे किसका एक्सचेंज होगा, O2 CO2 का। लेकिन अगर हम इंसेक्ट में जाएं, इंसेक्ट का मतलब जैसे काकरोच, देखो काकरोच ऐसा होता ना, काकरोच इस टाइप का कुछ बना होता है। काकरोच के अंदर ऐसे नेटवर्क पाया जाता है ट्यूब का, इस टाइप का, जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पाइपलाइन फैली होती है, हर रूम रूम जाती है, बिल्कुल वैसे ही इसके पूरी बॉडी में बहुत सारे पतले पतले ट्यूब होते हैं जो एटमॉस्फेयर की एयर को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसको कहेंगे क्या, ट्रेकियल सिस्टम कहेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मिलेंगे, और कौन मिलेंगे, मोलस्क। ये किसका यूज करते हैं, गिल का। फिर इकाइनोडर्मेटा के आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड है, मैमल। केवल फिश यूज करेंगे किसको, गिल को, बाकी लोग क्या यूज कर लेंगे, लंग्स को। तो ओवरव्यू अगर दिमाग में बैठाया जाए कि सभी अलग अलग एनिमल का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि हैबिटेट अलग है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि किसमें क्या होगा, तो कहोगे लोअर इनवर्टिब्रेट, जैसे स्पंज, जैसे सिलेंट्रेट, जैसे फ्लैट वर्म में किसके द्वारा, O2 CO2 का एक्सचेंज, सिंपल डिफ्यूजन होगा और इंटायर बॉडी सरफेस। लेकिन अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, जैसे हम जाएंगे किसमें, हायर इनवर्टिब्रेट, जैसे हम चले जाएं एनलिडा, अर्थवर्म, तो उसमें क्या मिलेगा, मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट में क्या मिलेगा, नेटवर्क ऑफ ट्यूब मिलेगा। और थोड़ा आगे जाएंगे एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा या एक्वेटिक मोलस्का में, तो हमको क्या मिल जाएगा, गिल। फिर आएंगे वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में हमको क्या मिलेगा, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। फिश क्या है, गिल यूज करेंगे और बाकी लोग क्या यूज करेंगे, लंग्स। तो हमको 2 क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ना है कि गिल और लंग्स में क्या अंतर है।
तो जरा देख लीजिए, अभी लिखिएगा नहीं। अच्छा, इसमें बनाना है क्या बेटा, बढ़ाना है? ये बढ़ा लो जो डायग्राम बनाया है, जो छोटे छोटे डायग्राम बनाए हैं बढ़ा लो। बढ़े बेटा? अब दो लाइनें हमको गिल के बारे में पढ़नी है और दो लाइनें हमको लंग्स के बारे में पढ़नी है। मिटाएं। सबसे पहले पढ़ेंगे गिल। देख लो जरा, अभी तो आपको पता है कि गिल किस में मिलेंगे, फिश में, और किस में? एक्वेटिक और किस में? इन तीनों में कॉमन क्या है? तो इन तीनों में कॉमन है कि ये सब एक्वेटिक एनिमल है। तो पहला सवाल ये है कि गिल का यूज O2 CO2 के एक्सचेंज में कौन करेगा? तो कहोगे एक्वेटिक एनिमल करेंगे, जैसे फिश करेगी, जैसे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड करेंगे, जैसे मोलस करेंगे। अब होता क्या है वो देखो। तो फिश का समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई फिश है और उसमें ये गिल बना हुआ है इस टाइप का। तो होता क्या है कि गिल की मेम्ब्रेन के पीछे ब्लड वेसल पाई जाती है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें बहुत ज्यादा रिच कैपिलरी पाई जाए, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हो? ये ब्लड वेसल है। उसको कहते क्या है? तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें रिच कैपिलरी नेटवर्क पाया जाता है उसे कहते हैं स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। तो गिल वास्तव में क्या है? स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है जो यूज होता है काहे के लिए? O2 CO2 एक्सचेंज के लिए। बस कौन यूज करेगा? तो आंसर क्या देंगे? एक्वेटिक एनिमल। कौन से? फिश, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और एक्वेटिक मोलस। एक क्वेश्चन और बता दो, गिल कौन यूज करेगा? तीन नाम। वो इनवर्टिब्रेट बताओ जो गिल यूज करेगा। इनवर्टिब्रेट दैट यूज गिल। तो जो इनवर्टिब्रेट गिल को यूज करेगा उसका नाम एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा। और वर्टिब्रेट दैट यूज गिल, तो उसमें क्या बताओगे? फिश। एक क्वेश्चन और, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है गिल का यूज करके रेस्पायरेशन कर रहा है तो इसको कहते क्या हैं? ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। तो तीन क्वेश्चन यहां हैं। जो गिल के द्वारा रेस्पायरेशन करे उसको कहेंगे क्या? ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। कौन करेगा? एक्वेटिक। तीन एग्जाम्पल याद रखना है। गिल है क्या? तो स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। बनाओ। वैस्कुलराइज का मतलब
ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें क्या पाया जाए, रिच कैपिलरी नेटवर्क पाया जाए, उसका नाम क्या होगा, वैस्कुलराइज्ड। सबने लिख लिया था। अब देखो लंग्स, देखो जरा बेटा इधर, अगर लंग्स की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, और इसकी खास बात यह है कि इधर से एयर आएगी, इधर से एयर जाएगी, और यहाँ पाई जाएंगी ब्लड वेसल। तो फिर वही कहानी होगी, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सचेंज O2 CO2 का हो जाएगा। अगर ब्लड वेसल है तो ये भी स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी वैस्कुलराइज्ड है। तो एनसीईआरटी में लिखा है वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब बैग लाइक क्यों लिखा है, अंदर कैविटी है, इस नाते नाम क्या हो गया, बैग लाइक स्ट्रक्चर। किसके लिए है, तो पर्पज तो वही है क्या, O2 CO2 एक्सचेंज। एक क्वेश्चन और, इसका इस्तेमाल बेटा कौन लोग करेंगे, कौन लोग इस्तेमाल, तो जो पानी में रहेंगे वो करेंगे, जो जमीन पे रहेंगे वो करेंगे। और जमीन वालों क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल। जैसे, तो जैसे आपको पता ही है, कौन सा, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड है, मैमल है। वर्टिब्रेट में कौन है जो यूज नहीं करता है, वर्टिब्रेट में कौन है जो लंग्स यूज नहीं करता है, तो कहोगे फिश। और कौन यूज करते हैं, तो एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड है, मैमल। ये भी क्या है, वैस्कुलराइज, और वो भी क्या है, वैस्कुलराइज। एक स्पेशल क्वेश्चन है वो देख लो, एम्फीबिया का एक मेंबर है जिसका नाम फ्रॉग है, और फ्रॉग में रेस्पायरेशन कई प्रकार का होता है। देखो अगर रेस्पायरेशन लंग से हो गया, हाँ तो लंग्स वाले रेस्पायरेशन को कहते क्या है बेटा, ये तो बताने भूल गए थे यहाँ। लंग्स वाले रेस्पायरेशन को कहते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन। तो अगर रेस्पायरेशन लंग से हुआ तो क्या कहोगे, पल्मोनरी। लेकिन फ्रॉग के मामले में एक और केस है, यहां यूज हो जाती है मॉइस्ट स्किन। अगर स्किन यूज हो गई तो कौन सा रेस्पायरेशन, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। यहां एक और खास है जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बक्कल कैविटी भी यूज होती है। तो अगर बक्कल कैविटी यूज हो गई तो कौन सा रेस्पायरेशन कहोगे, बक्कल या बक्कोफेरेंजियल रेस्पायरेशन। इधर देखो, मान लेते ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग का मुंह है, ये फ्रॉग की बक्कल कैविटी है, और ये उसके लंग्स हैं, और ये फ्रॉग की स्किन है। देखना ध्यान से बेटा, तो होता ये है कि स्किन से सीधे O2 CO2 का क्या होगा, एक्सचेंज। कौन सा रेस्पायरेशन, क्यूटेनियस। अगर लंग्स पर O2 CO2 का एक्सचेंज हो तो पल्मोनरी, और अगर बक्कल कैविटी पर एक्सचेंज होने लगे तो क्या कहोगे, क्या, बक्कल या बक्कोफेरेंजियल रेस्पायरेशन। तो जैसे हम लोग मुंह में हवा भर लें, ये भी मुंह में हवा भर लेता है, और मुंह में हवा भरने के बाद वहीं से O2 कहाँ चली जाती है, इसके ब्लड में चली जाती है। हम लोग फिर स्वॉलो करते हैं, इसके पास एयर यहाँ जाएगी तो फिर यहाँ एक्सचेंज होगा। तो पहले यहाँ एयर आई तो बक्कल कैविटी में एक्सचेंज किया, फिर लंग्स में गई, फिर वहाँ एक्सचेंज किया, और फिर ये स्किन भी तो है। स्किन की शर्त बस क्या है, मॉइस्ट। अगर स्किन ड्राई कर दोगे रेस्पायरेशन बंद हो जाएगा। एक सवाल बताओ, फ्रॉग अगर मिट्टी के नीचे है, फ्रॉग अगर मिट्टी के नीचे है
तो कौन सा रेस्पिरेशन करेगा? तो भैया मिट्टी के नीचे तो मुंह तो बंद रहेगा, वहां कहाँ रखी ऑक्सीजन, ऐसे ले पाएंगे मुंह से? तो या तो बक्कल बंद और कौन सा, पल्मोनरी बंद। तो बचा कौन सा? तो सिर्फ कौन सा बचा, क्यूटेनियस। अच्छा फ्रॉग पानी के अंदर है तब, पानी के अंदर, पानी के अंदर है भैया, तो पानी के अंदर बक्कोफेरेंजियल कैसे कर लेगा? फिर एयर लेगा कहां से? बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन के लिए एटमॉस्फेयर से एयर चाहिए, और हाई पानी के अंदर कैसे एयर मिलेगा? अब एक तरीका ऐसे, इधर देखो, कभी देखे होंगे तालाब में मेढक को ऐसे होता है, थोड़ा सा मुंह बाहर निकला रहता है, ऐसे लटका रहता है, ये देखे हो, जरा सा बाहर निकाले रहता है, नेजल पैसेज बाहर रहता है। ये क्या कर रहा है? इस समय आराम से बाहर से भी एयर ले रहा है, और इसकी बॉडी पूरी वाटर में डूबी है, स्किन मॉइस्ट है, वो भी रेस्पिरेशन चल रहा है। तो अगर ये मिट्टी के नीचे है तो सिर्फ क्यूटेनियस करेगा, पानी के अंदर है सिर्फ क्यूटेनियस करेगा। ये बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी तभी कर सकता है जब कहाँ हो, ये एयर में हो। अब एयर में आएगा, जमीन पर यहाँ आराम से बैठा है, यहाँ बैठा है, तो आराम से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो फ्रॉग में कौन कौन सा रेस्पिरेशन होगा? तो फ्रॉग में पल्मोनरी हो गया, फ्रॉग में क्यूटेनियस हो जाएगा, और फ्रॉग में बक्कल या बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी हो सकता है। अच्छा एक क्वेश्चन स्पेशल है, फ्रॉग का टैडपोल सुने हो? नहीं सुने हो? ये कैसे सांस लेगा? तो फ्रॉग के टैडपोल में पाए जाते हैं गिल्स, ये स्पेशल केस है। फ्रॉग के टैडपोल में क्या मिल जाएंगे, गिल्स मिल जाएंगे, और साथ में ये स्किन का भी यूज करेगा। तो टैडपोल किससे सांस लेगा? तो फ्रॉग का टैडपोल स्किन से सांस लेगा और गिल से। और एडल्ट फ्रॉग किससे लेगा? लंग से, मॉइस्ट स्किन से, और बक्कल कैविटी से। पीछे लिख चुके थे वो, ये लिखो। शुरू करें? देखो लिखा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन, कहाँ, ये हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर लाए हो, हाईलाइट करते रहो। और किस पर डिपेंड है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन से इनवर्टिब्रेट? लोअर, जैसे स्पंज और एक्सचेंज करेंगे O2 और किस प्रोसेस से, कहाँ करेंगे? लेकिन अगर अर्थवर्म की बात करें तो ये क्या यूज करेगा, और इंसेक्ट की बात करें तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब या ट्रैकियल ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट एयर विद इन द बॉडी। ये क्या लिखा है? स्पेशल, ये शब्द टिक कर लो। वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, नाम क्या है? गिल। और गिल से अगर कोई सांस लेगा तो क्या कहोगे? कौन सा रेस्पिरेशन? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। यूज बाय मोस्ट ऑफ, कौन यूज करेगा? एक्वेटिक, आर्थ्रोपोड और कौन? मोलस। जबकि वैस्कुलराइज के साथ क्या लगा दिया? बैग। जैसे बैग लगाओगे क्या हो जाएगा? लंग्स हो जाएगा। और लंग्स रेस्पिरेशन कौन यूज करेगा? तो अंतर क्लियर हो गया। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल कौन सा? लंग्स। और एक्वेटिक कौन सा? गिल्स। टेरेस्ट्रियल फॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वर्टिब्रेट में केवल फिश है जो क्या यूज करेगी, बाकी एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल किसके द्वारा? लंग्स। एक एम्फीबिया जिसका नाम फ्रॉग है, उसमें रेस्पिरेशन किससे हो जाएगा? आल्सो लिखा है, आल्सो एग्जामिनर हटा के जानते हो क्या लिख देगा? ओनली लिख देगा। सही है? क्या हो जाएगा? गलत। एग्जामिनर करता क्या है, जो भी लाइनें होती हैं इन्हीं को चेंज करता है। ठीक,
चलो अब मेन हेडिंग डालो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हम एक डायग्राम बना रहे हैं, वो आप डायग्राम पहले बना लो फिर एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम बनाओ। सबने लिख लिया है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत की बात करें तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, और ये है क्या? ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पीछे कहाँ खुलेगा? नेजल पैसेज, उससे कॉमन चैम्बर बनेगा, नेजल चैम्बर। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। इंटरनल नॉस्ट्रिल जो फेरिंग्स में खुलेगा उसका नाम इंटरनल नॉस्ट्रिल होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये फिर कहाँ पहुंचेगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएंगे? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद कहाँ जाएंगे? ट्रेकिया। और फाइनली कहाँ पहुंच जाएगी? एयर, लंग्स। तो जरा एयर का पाथवे बता दीजिए बस, एयर कहाँ कहाँ से होते कहाँ जाएगी? तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स। एक लाइन ये लिख लीजिए, एयर फ्लो हमारे साथ ही लिख लीजिए। एयर का फ्लो क्या है? एयर फ्लो कहां से होगा? हाँ, साथ ही लिखते चलिए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स। चलिए सीधे लिख दिया, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, और फाइनली कहाँ पहुंच जाएंगे? लंग्स में। ट्रेकिया के बाद का जो स्ट्रक्चर है वो सब लंग्स के अंदर में आएगा, ट्रेकिया तक अलग बाहर है। तो ये तो हो गया पाथवे। 2 क्वेश्चन। बढ़े आगे। एयर का पाथवे क्या है? एयर का पाथवे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स। वापस आओ जरा, इधर देखो बेटा जरा। एक क्वेश्चन और है, यहाँ जो फेरिंग्स है इस जगह 2 चीजें खुली हैं। वह फेरिंग्स पर ट्रेकिया भी लैरिंग्स के माध्यम से खुली है, और फेरिंग्स पर ईसोफेगस भी तो ओपन है। तो फेरिंग्स पर 2 ओपनिंग पाई जाती हैं, एक का नाम ग्लॉटिस और एक का नाम गलेट। यहाँ देखिए 2 पाइप हैं, एक आगे की तरफ ये ट्रेकिया लैरिंग्स वाला पाइप, इसके पीछे कौन सा होगा? ईसोफेगस। तो फेरिंग्स पर 2 ओपनिंग है, एक कौन सी है? ग्लॉटिस, और एक कौन सी? गलेट। अब आपको बताना है कौन किसकी ओपनिंग है। तो जो ग्लॉटिस है वो ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स या क्या कहो रेस्पिरेटरी पैसेज है, और जो गलेट है वो ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस या फूड पैसेज है। तो 2 बातें और जरा बढ़ा लो। ग्लॉटिस बेटा क्या है? बताओ, जो बताओगे वही लिखेंगे। हाँ, ये है ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स या एयर पैसेज भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और गलेट बेटा बताओ क्या है? लिख लो साथ में, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस कहो या क्या कहो, फूड पैसेज। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। लिख लो दोनों बातें। ग्लॉटिस क्या है और गलेट क्या है? ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग है? रेस्पिरेटरी पैसेज या एयर पैसेज की। और गलेट किसकी ओपनिंग है?
फूड पैसेज की। भाई दो ही तो वहां पैसेज हैं, एक फूड वाला रास्ता, एक एयर वाला रास्ता है। ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन जरूरी है, अभी देखना समझ में आएगा। वापस चले, वापस चले, इधर आओ। अब जरा आराम से बताइएगा। इधर देखिए, एयर बताओ किस रास्ते से आएगी? तो एयर तो इस रास्ते से आएगी। एयर का कॉमन रास्ता तो यही है। वो अलग बात है मुंह से भी सांस ले सकते हो, लेकिन रास्ता बनाया यही गया है। अच्छा, इस रास्ते से बेटा क्या आएगा? इस रास्ते से तो फूड आएगा। तो नेचर ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, फूड का रास्ता अलग है और एयर का रास्ता अलग बनाया है। लेकिन जब यहां पहुंचोगे तब तो भाई यहीं पर इधर से क्या आ जाएगी? एयर आ जाएगी, और इधर से क्या आ जाएगा? फूड आ जाएगा। तो पहला सवाल, फूड और एयर के लिए कॉमन प्लेस का नाम बताओ। तो फूड और एयर के लिए कॉमन प्लेस कौन सा है? फायरिंग्स। फायरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एक बात, अभी हम चूंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम रेस्पिरेटरी की बात करेंगे। फायरिंग्स कहाँ खुलेगा? तो कहोगे ट्रैकिया में खुलेगा। किसके थ्रू खुलेगा? लैरिंग्स। और जब डाइजेस्टिव पढ़ेंगे तो ये कहेंगे कि फायरिंग्स कहाँ खुलेगा? ईसोफेगस में। किसके थ्रू? गलेट के थ्रू। तो अभी डाइजेशन पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उसकी बात ही ना करें, अभी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं। फायरिंग्स कहाँ खुला? किसके थ्रू? तो ऐसे भी तो कह सकते थे कि फायरिंग्स ओपन इन लैरिंग्स और लैरिंग्स ओपन इन ट्रैकिया। ये तो ज्यादा आसान रहता, लेकिन जैसे लिखा है फायरिंग्स ओपन इन ट्रैकिया थ्रू द लैरिंग्स, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब देखो, एक समस्या आने वाली है। इधर से बेटा क्या आया? फूड। इधर से क्या आया? एयर। और दोनों चीजें यहां हैं। अब जरा बताओ कौन किस में जाएगा? तो एयर को किस में जाना चाहिए? इस रास्ते में जाना चाहिए। और फूड को इस रास्ते में जाना चाहिए। लेकिन ना तो एयर की आंखें हैं और ना तो फूड की आंखें हैं। हो सकता है सारी एयर चली जाए कहाँ? स्टमक में, और सारा फूड चला जाए कहाँ? लंग्स में। तो आखिरी बार खाना खाओगे हैं? लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्यों? तो कुछ तो नेचर ने व्यवस्था की है। तो देखो नेचर ने क्या व्यवस्था की है कि जब यहाँ फूड होता है इस जगह, और जब हम फूड को स्वालो करने का प्रयास करते हैं तो किस ढक्कन को बंद कर दिया जाए? इसको बंद कर दो, मतलब ग्लॉटिस को बंद कर दो, तो रास्ता कौन सा खुला रहेगा? गलेट खुला रहेगा। तो फूड किस में जाएगा? गलेट में जाएगा। बस कहाँ नहीं जाएगा? ग्लॉटिस में नहीं जाएगा। तो नेचर ने एक व्यवस्था की है कि जब हम खाना निगलने का प्रयास करते हैं तो किसको कवर कर देते हैं? ग्लॉटिस को। किससे कवर करते हैं? इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस क्या है? तो थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप। किसको कवर करेगा? ग्लॉटिस को। क्यों कवर करेगा? प्रिवेंट करना है किसकी? एंट्री ऑफ फूड। किसमें? ये काम कब होगा? तो यहां एक आदमी लगाया गया है कि भैया खाना आ गया है, इसको बंद करो। बंद कैसे होगा? तो देखो कैसे बंद होगा, हमको देखिएगा। इसको हम टच कर रहे हैं, ये लैरिंग्स है। अभी देखिए हम सलाइवा सॉलो करेंगे तो देखो ऊपर गया था, तो ध्यान से देखिएगा। इधर देखो बेटा, ये है ट्रेकिया, यहाँ है लैरिंग्स। इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ कहीं गलत है, ये लगा हुआ है एपिग्लॉटिस। ये ऊपर जाएगा तो ये अपने आप गिर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा तो ये खुल जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर गिर जाएगा, फिर ऐसे, फिर खुल जाएगा। तो जब हम कुछ स्वालो करते हैं तो देखो ट्रेकिया ऊपर जाएगी, ऊपर जाती है। तो जब ट्रेकिया अपवर्ड मूव करती है तो एपिग्लॉटिस किसको बंद कर देता है? ग्लॉटिस को। तो क्या खुला रहेगा? गलेट। फूड कहाँ जाएगा? गलेट में चला जाएगा। तो स्वालोइंग के दौरान किसको बंद करना है और किसको खुला छोड़ देना है? ग्लॉटिस को बंद करना है। कौन बंद करेगा? एपिग्लॉटिस बंद करेगा। ग्लॉटिस के ऊपर है तो उसका नाम क्या पड़ गया? एपिग्लॉटिस पड़ गया। नियम से ये है क्या? तो थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैक है। इलास्टिक जरा यहां लिख लीजिए बेटा, इलास्टिक है, इलास्टिक होता है। वो देखियो ट्रैक्टर, देखियो बेटा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का साइलेंसर देखो कभी, उसके ऊपर ऐसे लगा होता है, नहीं देखा है? कभी मिल जाए देख लेना। जितनी देर ट्रैक्टर स्टार्ट रहता है वो ऐसे रहता है, और जैसे ट्रैक्टर बंद होता है वो ऐसे हो जाता है। फिर ट्रैक्टर स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही।
जैसे ट्रैक्टर का साइलेंसर पर ढक्कन लगा होता है, वैसे ही है क्या, इपीग्लॉटिस। जब हमको खाना निगलना है तो इपीग्लॉटिस किसको बंद कर लेगा, ग्लॉटिस को। क्या खुला रहेगा, गलेट खुला रहेगा। फूड कहाँ चला जाएगा, गलेट में चला जाएगा। और जब नहीं निकलना है तब तो सांस लेना है कोई, ये नीचे जाएगा फिर से खुल जाएगा। अब एक और समस्या आई है, अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 मित्र एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, अचानक एक को खांसी आने लगी, बताओ क्या कारण है। तो 4 मित्र चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, बतियाएंगे जरूर। घर वाले कहते हैं बुजुर्ग लोग खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्यों। तो देखो अगर हम बोलेंगे तो एयर बाहर निकलेगी, एयर बाहर निकलेगी मतलब क्या खुला होना चाहिए, ग्लॉटिस खुला होना चाहिए। और उसी दौरान खाना निगलने का प्रयास कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, ग्लॉटिस बंद होना चाहिए। इपीग्लॉटिस कंफ्यूज हो जाएगा कि खोलना है कि बंद करना है, फिर कुछ ना कुछ पार्टिकल किस में जाएगा, ग्लॉटिस। और जैसे ग्लॉटिस में कुछ जाएगा वैसे क्या शुरू हो जाएगी, कफिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान सुने, खाना खाने के दौरान बोलना नहीं है। क्यों नहीं बोलना है, जो अगर बोलोगे तो क्या खुला रह जाएगा, ग्लॉटिस खुला रह जाएगा। कौन अच्छे से मूव नहीं करेगा, इपीग्लॉटिस। फूड कहाँ चला जाएगा, ट्रेकिया या लैरिंग्स में, और तुरंत आपको खांसी आने लगेगी। एक आखिरी सवाल, चलिए ठीक है, इधर से आई क्या एयर, इधर से आया क्या फूड। फूड को जाना किस में है, ईसोफेगस में, यहां नहीं जाने देना है। क्या करना है, ग्लॉटिस को बंद कर देना है। किसके द्वारा, इपीग्लॉटिस। फूड कहाँ चला जाएगा, ईसोफेगस। कहाँ गया, स्टमक, बात खत्म। एक आखिरी क्वेश्चन, ट्रेकिया के पहले एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम लैरिंग्स। लैरिंग्स से जुड़े 4 क्वेश्चन है। पहला, लैरिंग्स को कहते हैं कार्टिलेजिनस बॉक्स, क्यों, क्योंकि बना होता है किसका, हाइलाइन कार्टिलेज। एक सवाल, लैरिंग्स को ही कहते हैं क्या, साउंड बॉक्स, क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है क्या, साउंड। यहां तक तो एनसीईआरटी में लिखा है, इसके आगे नहीं लिखा है, लेकिन जरूरी। कैसे साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो कहोगे 2 पेयर वोकल कार्ड। अब जब 2 पेयर होंगे तो एक पेयर क्या होगा, एंटीरियर, और एक पेयर क्या होगा, पोस्टीरियर। इधर देखो, ये मान लेते हैं कि लैरिंग्स है और ये मान लेते हैं वोकल कार्ड है। ये एंटीरियर, ये क्या हो गया, पोस्टीरियर। अब देखिएगा, एंटीरियर वाले वोकल कार्ड को क्या कहते हैं, फॉल्स वोकल कार्ड। पोस्टीरियर वालों क्या कहते हैं, ट्रू वोकल कार्ड। क्यों, तो जब झूठ बोलना हो तो इनसे बोलेंगे और सच बोलना इनसे बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जब बोलना ही ना हो, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इस नाते नाम इनका क्या पड़ गया, फॉल्स। ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो नाम क्या पड़ गया, ट्रू। अब बताओ, जब एयर इधर से इधर जाएगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी कि एयर इधर से इधर आएगी तब प्रोड्यूस होगी। तो जब अंदर से बाहर आएगी तभी तो ये पहले वाइब्रेट करेंगे, जब अंदर से बाहर आएगी। तो हम बताओ, सांस लेने में बोलते हैं कि सांस छोड़ने में बोलते हैं। हम प्रोड्यूस करते हैं साउंड ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। तो जब हम सांस लेते हैं तो पहले कौन मिलेगा, एंटीरियर, और जब सांस छोड़ते हैं तो पहले कौन मिलेगा, पोस्टीरियर। जो पहले मिलेगा वही साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो सांस छोड़ने में साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि सांस लेने में, तो सांस छोड़ने में, छोड़ने का मतलब एक्सपायरेशन। तो इधर क्वेश्चन है, लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है, क्यों है, हाइलाइन कार्टिलेज का बना है। लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स है, क्यों है, साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है, वोकल कार्ड। कितने जोड़ी, 2 पेयर, एक जोड़ी एंटीरियर, एक जोड़ी पोस्टीरियर। एंटीरियर वाले को फॉल्स वोकल कार्ड, पोस्टीरियर वालों को ट्रू वोकल कार्ड। इनको फॉल्स क्यों कहते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। उनको ट्रू क्यों कहते हैं, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। कब, कब प्रोड्यूस करेंगे, तो कहोगे एक्सपायरेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्वालोइंग के दौरान कौन किसको बंद करेगा, इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद करेगा। तो कौन कहां नहीं जाएगा, फूड नहीं जाएगा, कहां, कि गलट में, गलट में तो जाना ही है।
तो कौन, और गलेट क्या है बेटा? ओपनिंग किसकी? किसकी? ईसोफेगस। और ग्लाटिस किसकी? लायरिंग्स की। तो फूड को जाना किस में है? गलेट में। तो गलेट खुला रखोगे, अब देखिएगा आप बोलने का प्रयास कर रहे हो, तो अगर बोलने का प्रयास कर रहे हो तो एयर बाहर निकलेगी, इसका मतलब ये ग्लाटिस क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए। लेकिन उसी दौरान निगलने का प्रयास कर रहे हो तो क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। इपीग्लॉटिस हो जाएगा कंफ्यूज कि खुला रखना है कि बंद रखना है, फिर कुछ ना कुछ कहाँ चला जाएगा? ग्लॉटिस में। और जैसे ग्लॉटिस में जाएगा वैसे खांसी आने लगेगी। तो खाना खाने के दौरान नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि फूड कहाँ जा सकता है? कहाँ जा सकता है? ग्लॉटिस में जा सकता है। एक बार जरा पढ़ो एनसीईआरटी से थोड़ा, फिर हम पढ़ाते हैं आपको। ऊपर की 5-6 लाइनें पढ़ लो। फिर से इसको पढ़ा दें, 2 मिनट जरा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं। देखो मोटी मोटी बातें क्या बताई हैं। बातें ये बताई हैं कि हम लोगों के रेस्पिरेटरी पैसेज में एयर का एक पाथवे है। एयर चलता कहाँ से है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल। हाँ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कितने होते हैं? एक ही पेयर होता है। और कहाँ होते हैं? अब अपर लिप होते हैं। पीछे मिलेगा फेरिंग्स, फिर मिलेगा लैरिंग्स, फिर मिलेगा ट्रैकिया, और फाइनली कहाँ पहुंचेंगे? लंग्स। ये तो पैसेज हो गया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये फेरिंग्स का है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, आंसर क्या देंगे? फेरिंग्स। कहाँ खुलेगा? ट्रैकिया में। किसके थ्रू? लैरिंग। बस ओपनिंग का नाम ग्लॉटिस, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और ओपनिंग, उसका नाम गलेट है, ठीक। एक और क्वेश्चन, स्वालोइंग के दौरान कौन किसको कवर करेगा? तो थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कवर करेगा ग्लॉटिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन लैरिंग्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन, लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स। और क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स। सब एनसीईआरटी में लिखा है। कार्टिलेजिनस बॉक्स क्यों? और ये साउंड बॉक्स साउंड प्रोड्यूस करेगा किससे से? 2 पेयर, एक पेयर पोस्टीरियर। एंटीरियर वाले को, इसको इसको फॉल्स क्यों? ये प्रोड्यूस करेगा कब? ये उभार कौन सा है? ये देख लो सबके है कि नहीं भैया, अपने अपने चेक कर लो। है, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ये मेल में बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो लैरिंग्स का ये कार्टिलेज है, इसको थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। तो लैरिंग्स के थायराइड कार्टिलेज में जो उभार होता है उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। और ये मेल का पहचान है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो एक लाइन जरा लिख लो बेटा, एडम्स एप्पल पढ़ा लो। एडम्स एप्पल, प्रोट्यूबरेंस का मतलब उभार होता है। प्रोट्यूबरेंस इन थायराइड कार्टिलेज ऑफ क्या? लैरिंग्स। जरा एनसीईआरटी ओपन करेंगे।
देखो, लिखा है वी हैव ए पेयर ऑफ क्या, ओपनिंग आउट एंड एबव अपर लिप, लेकिन ये पीछे खुलते हैं कहाँ, नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। नेजल चैम्बर कहाँ खुलेंगे, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स वो जगह है जो कि कॉमन है किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए। फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स इनटू, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि फेरिंग्स लैरिंग्स में खुलेगा, लैरिंग्स ट्रैकियम, लेकिन ऐसे ने घुमा के बोल दिया, कोई बात नहीं, ये टिक कर लो। लैरिंग्स क्या है, हेल्प करेगा किसमें, साउंड प्रोडक्शन, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। ड्यूरिंग स्वालोइंग क्या बंद करोगे या क्या कवर करोगे, ग्लॉटिस कवर करोगे कि गलेट, ग्लॉटिस को कवर कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, नाम क्या है, एपिग्लॉटिस, और क्यों किया गया है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। बस आज इतना, यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है।